तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक नरेस्ट समीकरण और हेनरी का नियम। तो देखिए स्टूडेंट, आपके जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इन दोनों टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक 100% आपके पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इन दोनों टॉपिक को तैयार करके जाइएगा, आपके पेपर में इस बार आने वाले हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक आपके लगभग हर साल ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जो टॉपिक आ रहा है तो आप लोग को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नरेश समीकरण, संबंध और हेनरी का नियम, और उसके जो है सीमाएं को भी देख लेते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए यहाँ पर नरेश समीकरण की व्याख्या कीजिए। इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछे जाएंगे और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ये आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, नरेश समीकरण की व्याख्या करने को आएगा तो यहाँ पर आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि नरेश समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट तथा धातु आयनों की सांद्रता m⁴n प्लस में निम्न संबंध होता है। नरेश समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट तथा धातु आयनों की सांद्रता m⁴n प्लस में निम्न संबंध है। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम हो चुका होगा कि नरेश समीकरण की व्याख्या और इसके जो है यहाँ पर समीकरण को देख लीजिए। समीकरण को याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कि समीकरण में लिखेंगे कि यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि E= समीकरण होता है E0 - 2.303 RT अपान में NF और log 10 m⁴n प्लस में होता है। तो आपका जो है समीकरण भी अच्छे तरीके से मालूम हो चुका होगा। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोग को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि जहाँ R जो होता है ये गैस नियतांक होता है। ये जो R है गैस नियतांक है, तो वहीं पर F जो है फैराडे नियतांक है और T परम ताप है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या है, नरेश समीकरण क्या है, और इसकी जो है आपको समीकरण भी अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। तो ये समीकरण को आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये समीकरण पे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसके अगले जो टॉपिक है हेनरी का नियम, उसे भी हम लोग देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आगे देखिए, हेनरी का नियम तथा उसकी सीमाएं लिखे। देखिए स्टूडेंट, आपके जो है बोर्ड एग्जाम में हेनरी का नियम जैसे हो गया, कोलराउस का नियम जो मैं बताया हूँ, सभी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और इस बार पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट में इन दोनों नियमों को बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दिया हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 से 5 मिनट तो आप लोग आसानी से निकाल ही सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। तो आप लोग इस टाइम को निकाल कर इसे देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव्य में विलयता, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव्य में विलयता दाब के समानुपाती होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पर एक पात्र है जिसमें यहाँ पर द्रव्य भरा है, इसमें जब हम लोग किसी गैस CO2 मिला रहे हैं तो इसमें जो है इसका जो विलयता होता है दाब के समानुपाती होता है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि m∝p, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक जोड़ता है जिसे हेनरी नियतांक बोलते हैं, और इसको KH से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर m=KHP इसका जो है हेनरी का नियम का सूत्र हो जाता है। m क्या है? घुली हुई गैस है, इस पात्र में घुली हुई गैस है m। तो वहीं पर जो है KH क्या है? हेनरी नियतांक है। वहीं पर P है जो दाब है, P क्या है? दाब है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेनरी का नियम क्या है। तो आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, किसी भी स्थिर ताप पर, कम ज़्यादा नहीं, स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव्य में विलयता, किसी
गैस का इस द्रव्य में विलयता दाब के जो है समानुपाती होता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल m प्रोपोर्शनल p दाब के यानी कि समानुपाती होता है। तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो KH जुड़ जाता है, तो m इक्वल टू KH p हो जाएगा। तो यही आपका जो है मेन सूत्र हो जाता है हेनरी का। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से ये हेनरी का नियम समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसके सीमाई में देख लीजिए कि इसके सीमाई में लिखेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से जान लीजिए कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह तनु विलयन पर लागू होता है और निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। निम्न दाब और उच्च दाब पर कार्य करता है। और तीसरा यहाँ पर इनकी सीमाएं देख लीजिए कि ये उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। तो देखिए आपको जो है नरेश समीकरण, हेनरी का नियम आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दिया हूँ। मुश्किल से आपको 4 से 5 मिनट ही लगे होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।